पुनर्जन्म के बाद मुझे खुद को अपनी पसंदीदा नॉवेल के सबसे घटिया पीले बालों वाले विलन के रूप में पाया। और हां, मुझे भविष्य की जानकारी थी। पूरी कहानी, हर मोड़ मुझे पता था। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि मेरी तथाकथित चीट कोड जो हर ट्रांसमिग्रेटेड हीरो को मिलती है, वो मेरे लिए एक जंजीर बन गई थी। पर एक बात थी, मैं ड्यूक फैमिली का इकलौता बेटा था। नाम मून कैंपबेल। अब बताओ, ऐसा नाम सुनकर कोई कैसे सीरियस रह सकता है? जो भी हो, इस नाम के साथ मैं कुछ भी कर सकता था और कोई मुझे रोक नहीं सकता था। कहानी की शुरुआत होती है ग्रैंड कैंपबेल मैंशन से। सुबह का समय, मैं उठता हूं, आंखें आधी खुली, सिर भारी और मन एकदम खाली। चारों ओर देखता हूं, रॉयल्टी की बाढ़ आ गई थी भाई। हर चीज इतनी आलीशान कि एक सेकंड के लिए लगा कि शायद मैं किसी राजा का सपना देख रहा हूं। लेकिन फिर बूम, फ्लैशबैक। एक एक कर मेरे पिछले जीवन की सारी यादें लौटने लगीं। मेरी मौत, मेरे आखिरी पल, सब कुछ। और तभी मैंने देखा, कमरे के कोने में एक बड़ा सा आईना। जैसे ही मैंने उसमें देखा, मेरी सांस अटक गई। जो चेहरा मुझे देख रहा था वो मेरा नहीं था। एक लड़का, शायद 16 या 17 साल का, तेज नजरें, बहुत हैंडसम और उन सुनहरे बालों की लहरें। ओ भाई, इतना हैंडसम तो मैं पिछले जन्म में सपनों में भी नहीं था। रुको, ये क्या मैं सच में ट्रांसमिग्रेट हो गया हूं? इतना सब कुछ होने के बाद भी मन मान नहीं रहा था। तो मैंने वही किया जो कोई भी पागल आदमी करता। टेबल से एक छोटा चाकू उठाया और अपनी उंगली काट ली। आउच! खून बह निकला। और नहीं, वो कोई गेम का एनिमेशन नहीं था, वो असली खून था। दर्द इतना रियल था कि अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं यकीन कर चुका था, मैं अब मून कैंपबेल हूं, उस नॉवेल की दुनिया में हूं जिसे मैं हर रात पढ़ते पढ़ते सो जाता था। अब असली ट्विस्ट सुनो। वो कहानी एक हीरोइन पर आधारित थी जो एक गिरते हुए कुल की नाजायज बेटी थी। वो दानवों से लड़ती थी, दुनिया बचाती थी और अंत में बनती थी सबकी हीरो। और मैं था उस कहानी का कॉमिक रिलीफ टाइप खलनायक। एकदम बेवकूफ, घमंडी, पावरफुल, लेकिन दिमाग से खाली, जिसका काम था नायक को हर बार हराना, लेकिन हस्बैंड मटेरियल बनाने की तरह वो उसे और ज्यादा स्ट्रांग बना देता। हर बार मैं ही हारता था। और तो और, इस बकचोदी में मैं एक दिन ऐसा गलती कर बैठा जिससे पूरा ड्यूक खानदान तबाह हो गया। और मैं देश निकाला, बदनामी, और सिर्फ 20 चैप्टर में मेरा गेम ओवर। अब सोचो, मैं वहीं बैठा था, बिस्तर के किनारे, मन में एक ही सवाल, मैं क्यों? भगवान, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? सब लोग हीरो बनकर जन्म लेते हैं और मुझे बना दिया विलन। क्यों? इतना बुरा क्या किया था मैंने पिछले जन्म में? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। एक नौकरानी अंदर आई, सिर झुकाकर बोली, माय लॉर्ड, ये कपड़े हैं कल की दावत के लिए। डचेस चाहती हैं कि आप इन्हें पहनकर ट्राई करें। मैंने थक कर कहा, रख दो टेबल पर, बाद में ट्राई करूंगा। लेकिन तभी उसकी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। प्रभु, क्या आप घायल हैं? मैंने देखा, उंगली पर अब भी हल्की सी खरोंच थी। अरे कुछ नहीं, बस खुद को हल्का सा काट लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर आपके पास पट्टी या दवा हो तो दे दो। नौकरानी ने सिर हिलाया, फिर बोली, मालिक, मुझे नहीं पता बैंडेज क्या होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं खुद खून रोक सकती हूं। मैं चौंक गया। दवा के बिना कैसे? उसने मेरी उंगली उठाई और बिना एक सेकंड रुके अपने होठों से छू लिया। मैं, रक्त, बंद, गाल, टमाटर। और पहली बार मैं सच में इस कहानी में लॉजिक की उम्मीद छोड़ चुका था। मैं जैसे ही उसकी उंगली से खून साफ किया, फिर बड़े ही सलीके से एक कपड़े से उसे हल्के से थपथपाया, जैसे कोई रहस्यमयी रिवाज पूरा किया जा रहा हो। उसने मून की ओर देखा, उसकी आंखों में गंभीरता थी। युवराज, माइट बोली, आप बहुत कीमती हैं, आपका खून उतना ही कीमती है। कृपया खुद को चोट पहुंचाकर इसे बर्बाद मत कीजिए। उसके शब्दों ने मून की रूह तक झकझोर दी। उसे समझ नहीं आया कि ये उसकी आवाज थी, उसका पास आना, या फिर वो अजीब सी नजदीकी। लेकिन उसका दिल एक पल को रुक सा गया। माइट ने झुककर उसे नम्रता से सलाम किया और कमरे से बाहर चली गई। मून वहीं एकदम सन्न बैठा रहा।
दरवाजे को घूरता रहा, जैसे पूरा सीन दोबारा चला रहा हो दिमाग में। उसने अपना सिर झटका, खुद को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसके विचार उसे धोखा दे रहे थे। ये अभी क्या हुआ? वो बड़बड़ाया। उसका दिल अब भी हल्का हल्का कांप रहा था। जितना उसने कोशिश की, उतना ही माइड की बातें, उसकी आंखें, उसका स्पर्श, सब कुछ फिर से याद आने लगा। उधर माइड भी, जो अब महल के गलियारे से गुजर रही थी, उतनी ही उलझन में थी। उसे क्या हो गया था, उसने सोचा। मून हमेशा सेवकों से बेरुखी से पेश आता था, ठंडा, अक्खड़ और अभिमानी, लेकिन आज उसने उसे धन्यवाद कहा। यह छोटी सी घटना उसके मन में अजीब हलचल छोड़ गई थी। इधर मून ने खुद को किसी और बात में उलझाने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान फिर से उस पुराने सवाल पर चला गया। मून कैंपबेल को देश निकाला क्यों मिला था? उसने भौहें चढ़ाई। याद आने लगा वो स्कैंडल। तीसरी राजकुमारी के बालिग होने के समारोह में उसने उसे ड्रग देने की मूर्खता की थी। बस वही गलती उसकी बर्बादी का कारण बन गई थी। तो ये था कारण। मून सोचने लगा। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर मैं इस बार उस नायिका को उकसाने से बच सका और उस समारोह के दौरान कोई गड़बड़ न की, तो शायद मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। उसके सीने में हल्की सी उम्मीद की लौ जली। यह मेरा दूसरा मौका है, उसने खुद से कहा। अब इतिहास नहीं दोहराऊंगा। मैं अब कोई पंगे नहीं लूंगा। शांतिपूर्वक रहूंगा और अपनी कहानी खुद लिखूंगा। पहली बार पुनर्जन्म के बाद उसके दिल में आशा की चिंगारी जगी। वो अपने बिस्तर पर बैठा मन ही मन सोचता रहा, तीसरी राजकुमारी का समारोह आखिर वो कब है? तभी जैसे किसी ने करंट मार दिया हो, एक ख्याल कौंधा। रुको, अभी थोड़ी देर माइड मुझे जो पोशाक दे गई थी वो उसी समारोह के लिए थी। मतलब कल ही है? उसका दिल धड़धड़ाने लगा, जैसे उसकी उम्मीदों की इमारत भर भरा कर गिर पड़ी हो। क्यों? उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज कांपने लगी। हर पुनर्जन्म लेने वाले को कोई ना कोई सिस्टम मिलता है, कोई चीट कोड, कोई पावर, और मुझे कुछ नहीं। भगवान, अगर सुन रहे हो तो प्लीज एक छोटा सा सिस्टम ही दे दो। एक पल को उसने हार मान ली। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला। नहीं, अब नहीं रो सकता। अगर जिंदा रहना है तो समझदारी से चलना होगा। उसने अपनी कमर सीधी की, आंखों में थोड़ी सी दृढ़ता आई। कल, उसने बुदबुदाया, मैं नायिका से माफी मांगूंगा, अपने पुराने पापों को सुधारूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उसकी आवाज अब और मजबूत लग रही थी। हालांकि एक ख्याल अभी भी डर पैदा कर रहा था, कहीं वो मुझे सबके सामने अपने पांव चाटने को न कह दे। एक सिहरन सी दौड़ गई उसकी रीढ़ में, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींची। तो हो जाए, एक दिन की बेइज्जती सही, पर जिंदगी भर का फकीरी नहीं चाहिए। अगर बचने की कीमत यही है तो मैं चुका दूंगा। एक हल्की सी उम्मीद उसके अंदर फिर से जागी। शायद अब कुछ बदल सकता है। लेकिन तभी वू एक पोर्टल उसके सिर के ऊपर अचानक प्रकट हुआ। अबे ये क्या? कुछ भारी उसके सिर पर गिरा। आउच! कौन है बे? मून चिल्लाया। गुस्से से मुड़कर देखा तो बिस्तर पर एक ग्रिमोयर पड़ा था, काले चमड़े का, चमचमाता, अजीब रूणों से भरा। गुस्सा फुर, अब वो बस हक्का बक्का। धीरे से उठाया, जैसे कोई खजाना हो। आ गया मेरा चीट कोड। उसने ग्रिमोयर खोला, खाली। अबे ये प्रैंक है क्या? तभी उसके सिर की चोट थे कि एक बूंद खून किताब पर गिरा। भयंकर ऊर्जा। कमरा काला, सांस थमी, मून बेहोश। आंख खुली तो खुद को एक जेल में पाया, हाथ पांव जंजीरों में। सामने एक लड़की डरावनी सी हंसी के साथ। तुम बदल गए हो, वो बोली। तुम्हें फिर से वही विलेन बनाऊंगी, निर्दयी, खतरनाक और सिर्फ मेरा, हमेशा के लिए। मुंह चिल्लाया और क्रेआक, सब कुछ टूटा। वो वापस अपने कमरे में। क्या यह सपना था? उसने कांपते हाथों से फिर ग्रिमोयर खोला। इस बार पन्ने पर लिखा, भविष्य को मत बदलो, मून सन। क्या मतलब? मैं कहानी के बाहर गया तो मर जाऊंगा? वो दीवार से टिक गया। तो मैं बस एक कठपुतली हूं? लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आई। ठीक है कहानी, लेकिन मैं अपना तरीका खुद चुनूंगा। लेकिन तभी मून के होंठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में चुनौती की चमक उभर आई।
अगर मैं सोचूं तो लाइट नॉवेल का एंडिंग इतना भी बुरा नहीं था। मून कैम्पबेल तो भिखारी बना था क्योंकि वो निकम्मा था, न कोई टैलेंट न कोई ताकत। पर मैं अलग हूं। वो सीधा होकर बैठ गया। आत्मविश्वास उसकी आंखों में चमकने लगा। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ओवर टाइम में बॉस की गालियां खाई हैं। उसके सामने तो ये दुनिया स्वर्ग जैसी लगती है। और हां, बाकी लोगों की तरह मुझे शुरुआत से सीखने की जरूरत नहीं। मेरे पास तो मॉडर्न दुनिया का नॉलेज है। उसने मुठ्ठियां भींच ली। ये मेरा सेकंड चांस है। अगर जिंदा रहने के लिए मुझे विलेन बनना पड़े तो बनूंगा। ऐसा विलेन जिसे ये दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी, जो दुश्मनों को रुलाएगा और अपनी किस्मत खुद लिखेगा। उसकी नजर फिर ग्रिमोयर पर पड़ी। मुस्कान और भी गहरी हो गई। और मैं इस चीट को गर्व महसूस करवाऊंगा। राजसी भोज, हल्का फुल्का मजा। अब मून बैठा था महल के भव्य डाइनिंग टेबल पर। उसके सामने शाही खाने की बहार। वाह, ये होता है अमीर होना। खुशबू ही ऐसी थी कि इंसान बिना खाए ही बेहोश हो जाए। हर डिश ऐसे सजाई गई थी जैसे किसी आर्ट गैलरी में रखी हो। क्या टेस्ट है? ये तो सपने जैसा लग रहा है। मून हर कौर का स्वाद लेते हुए खो गया। उसकी मां नॉइस कैम्पबेल प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे निहार रही थी। लगता है आज हमारे छोटे मून के साथ कुछ अच्छा हुआ है। उनकी आवाज में नरमी थी, लेकिन एक शरारती छेड़ भी। मून कुछ बोल पाता उससे पहले उसके पापा लॉन्ग कैम्पबेल, जो लियोपोल्ड साम्राज्य के ड्यूक थे, हंसते हुए बोले, खुश तो होगा ही। कल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत जो है। मून ने गरिमा के साथ गर्दन सीधी की। हां पिताजी, मैं बहुत उत्साहित हूं। मां नॉयश की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने नाजुक हाथों से मेज को छुआ और कहा, और हो भी क्यों ना, हमारा मून इस शहर का सबसे हैंडसम यंग मास्टर है। कल की पार्टी में जितनी भी कुलीन घरों की लड़कियां आएंगी सब फिदा हो जाएंगी। ड्यूक ने आंखें तरेरी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। ऐसी बातें मत कहो। अगर प्रिंसेस सेलिया ने सुन लिया तो वो जल जाएगी और फिर मुझे उसे समझाने में जान निकल जाएगी। मां नॉयज ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उस सेलिया से मुझे कोई मतलब नहीं। ना तो वो प्यारी है ना दिलचस्प। हमारे मून के लिए तो एकदम मिसफिट। ड्यूक ने सिर हिलाया, चेहरे पर मजेदार मुस्कान। अगर देश की सबसे खूबसूरत राजकुमारी हमारे बेटे के लायक नहीं तो फिर इस दुनिया में कौन लायक होगा? मून चुपचाप बैठा था। मां बाप की इस प्यार भरी तकरार को देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अपनी मां के आत्मविश्वास से मून थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसी आत्मविश्वास में एक अजीब सी सुकून भी छुपी थी। अंदर ही अंदर कल की दावत को लेकर एक अजीब घबराहट उसके दिल में कुलबुला रही थी। अपनी मां के आत्मविश्वास से मून थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसी आत्मविश्वास में एक अजीब सी सुकून भी छुपी थी। अंदर ही अंदर कल की दावत को लेकर एक अजीब घबराहट उसके दिल में कुलबुला रही थी। लेकिन फिर भी वो शांत बैठा रहा, विनम्रता से सिर हिलाते हुए। अपने परिवार के साथ बिताए उस दुर्लभ सुखद पल को महसूस करता रहा। डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठा मून अब सोच में डूबा था। प्रिंसेस सेलिया के बारे में। वो लियोपोल्ड साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी। देश की सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। इतनी कम उम्र में भी उसकी ठंडी और शांत स्वभाव ने उसे पूरे साम्राज्य में एक जीता जागता चमत्कार बना दिया था। और फिर मून ने मन ही मन सोचा, मास्टर से एक जीनियस को मुझसे कंपेयर करती है, एक टैलेंटलेस ब्रेनलेस लड़के से। उसकी नजर अपने माता पिता पर गई, जो खुशी खुशी दावत की बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व और सच्चा प्यार झलक रहा था। सारी दुनिया में बस यही दो लोग हैं जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और मैं उनके लिए बोझ बना हुआ हूं। उसे याद आया, नॉवेल में नॉयज और ड्यूक कैम्पबेल दोनों ही नेक दिल लोग थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसा बेटा पाया जो निकम्मा, स्वार्थी और पूरी तरह बेकार था। उसे याद आया कि कल की दावत के बाद एक ऐसा घोटाला होगा जो पूरे कैम्पबेल परिवार को मिटा देगा। अब उसकी आंखों में चिंता गहराने लगी। क्या मेरे कारण यह प्यारा सा परिवार बर्बाद हो जाएगा? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? फिर उसे याद आया, ग्रिमोयर ने कहा था, तुम कहानी की प्लॉट नहीं बदल सकते। मगर उसने सोचा, पर क्या मैं दूसरों की किस्मत नहीं बदल सकता? और बस यहीं से चाल शुरू हुई। उसने समझा, असली कारण तो प्रिंसेस सेलिया पर अटैक नहीं था, बल्कि वो था
ड्यूक का एक झूठे देशद्रोह के केस में फंस जाना, युद्ध शक्ति छिन गई, राजनीति में फंस गए और धीरे धीरे पूरा परिवार डूब गया। मून ने खुद से वादा किया, मैं कहानी के हिसाब से सब होने दूंगा, मगर इस बार सारा दोष मैं लूंगा। मैं बदनाम हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा परिवार बचा रहेगा और एक दिन यही परिवार मेरी ताकत बनेगा। ब्लैक मार्केट और एक प्यारी मुलाकात, अब अगला स्टेप था ड्रग्स। पर मुश्किल ये थी कि उसके शरीर के ओरिजिनल मालिक को ड्रग्स के बारे में कोई याद नहीं थी, यानी महल में कुछ था ही नहीं। तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन, ब्लैक मार्केट, जहां हर मना किया हुआ सामान काली दुनिया की चमक में आसानी से बिकता था। वहीं से उसे वो चाहिए था जिससे कल की घटना को प्लान के मुताबिक अंजाम दिया जा सके। इन्हीं ख्यालों में डूबा मून अचानक थक एक नौकरानी से टकरा गया। उसकी ट्रे जमीन पर गिर गई, ड्यूक और डचेस की ब्लैक टी फर्श पर बिखर गई। नौकरानी घबरा गई, चेहरा पीला, हाथ कांपते हुए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मून ने फौरन माफी मांगी, गलती मेरी थी, मैं ही ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन वो लड़की डर के मारे कांप रही थी, जैसे उसके सामने कोई शैतान खड़ा हो। फर्श पर झुककर वो पागलों की तरह मुंह के कपड़े साफ करने लगी। माफ कीजिए, माफ कीजिए, प्लीज माफ कीजिए। लेकिन दाग नहीं निकला और वो तो जैसे टूट ही गई। अब तो मून साहब मुझे नंगा करके सड़क पर फेंक देंगे। मून ने देखा, हे भगवान, ये शरीर का असली मालिक क्या राक्षस था। इतनी छोटी सी बात पर लड़की थर थर कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, घबराओ मत, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। फिर वो कुछ सोचते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी लगा था कि तुम बीमार हो, और अब देखो बुखार है। ये हालात में तुम क्यों काम कर रही हो? लड़की धीरे से बोली, कल की रस्म है और स्टाफ पहले से ही कम है, इसलिए छुट्टी नहीं ले सकती थी। मून ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम सच में बहादुर हो, लेकिन अब जाकर आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बिना कोई देरी किए आने वहां आ गई। मून ने आदेश दिया, जब तक ये नौकरानी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती इसे कोई काम नहीं करना है। फिर वो लड़की की ओर मुड़ा, तुम्हारा नाम क्या है? नौकरानी ने हल्का सा सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम नोएल है। मून ने हल्की सी सिर हिलाई, जाओ आराम करो। तभी ए ने उसे याद दिलाया, कल बालिग होने का समारोह है, हर स्टाफ मेंबर की जिम्मेदारी तय है। कोई एक छुट्टी ले तो बाकियों को ओवरटाइम करना होगा। मून ने हंसते हुए ताना मारा, ये ड्यूक की हवेली है, मेरे ख्याल से हमारे पास इतना फंड तो है ही कि हम कुछ अतिरिक्त नौकर रख सकें। जो बीमार है उन्हें आराम करना चाहिए और तब तक टेम्परेरी लोग हायर करो। बीमार स्टाफ अगर काम पर रहेगा तो मेहमानों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ए ने उसकी बातों पर सिर हिलाया, मैं ये आदेश हेडमेड को दे दूंगी। मून के बदले हुए बर्ताव को देख नोएल थोड़ा उलझ गई। उसने ए की ओर देखा और धीमे से पूछा, क्या ये वही यंग मास्टर हैं जो हमेशा नए नौकर रखने से मना करते थे? वो तो कहते थे बाहरी लोगों को लाने से हवेली की सुरक्षा में खतरा होगा, फिर आज क्यों बदल गए? ए ने लंबी सांस ली और बोली, ज्यादा सोचो मत, तुम बीमार हो, आराम करो। ए ने महसूस किया कि यंग मास्टर अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं। उधर मून अपने कमरे में कुछ खोज रहा था। वो जानता था राजकुमारी को बेहोश करने के लिए उसे एक जबरदस्त पोषण की जरूरत पड़ेगी। इस पोषण का खास इंग्रेडिएंट सिर्फ ब्लैक मार्केट में मिलता था। उस रात मून पहुंचा चेसफोर्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स। गेट पर अपने गार्ड्स को रोककर वो अकेला ही एक अंधेरी सुरंग में घुस गया। चलते चलते याद आया, हाँ, यही है ब्लैक मार्केट का गुप्त दरवाजा। एंट्री पॉइंट पर कुछ गार्ड्स खड़े थे। क्यों आए हो? उन्होंने पूछा। मून ने बिना एक शब्द बोले वीआईपी कार्ड निकालकर दिखा दिया। गार्ड्स की आंखें चमक उठीं। ओह, बड़ी बात है। और उन्होंने मून को अंदर जाने दिया। अंदर का नजारा एकदम अलग था, जैसे कोई जादुई मेला चल रहा हो। दुर्लभ पोषण की सामग्री, मैजिकल जानवरों की बिक्री, यहां तक कि इंसानी गुलाम भी बिक रहे थे। मून सोच में पड़ गया, वाह, यहां तो सब कुछ मिलता है, बस नैतिकता नहीं। उसे याद आया, एक बार कहानी के हीरो की टीम में एक गुलाम भी था, लेकिन वो विचार झटक कर वो अपने असली मकसद पर ध्यान देने लगा। उसने एक अंधेरे दुकान में कदम रखा, जहां एक नकाबपोश दुकानदार उसका इंतजार कर रही थी। दुकानदार ने पूछा, कैसा पोषण चाहिए तुम्हें? मून ने साफ
से कम 3-4 घंटे तक रहे। दुकानदार हंसी, ओहो, तुम्हारी पसंद तो थोड़ी खतरनाक लगती है, कोई स्पेशल गेम खेलने वाले लगते हो। फिर उसने और भी सलाह दी, चाहो तो गुलामों की दुकानों पर जा सकते हो, आजकल अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। मून ने मुंह बनाया, नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो मैं ढूंढ रहा हूं वो शायद है ही नहीं। वो निकलने लगा। तभी दुकानदार बोली, ठहरो, मेरे पास है, लेकिन लाना पड़ेगा। मून ने ध्यान से देखा, दुकानदार ने खुद को पूरी तरह ढक रखा था। आवाज भी जादू से बदली हुई, लेकिन फिर भी उसकी चाल ढाल, उसके हाव भाव और उसकी थाइज स्पष्ट बता रहे थे, ये महिला बेहद आकर्षक है। और इतना ही नहीं, इतनी खतरनाक जगह में जहां ताकतवर ही जीवित रहता है, उसका यूं दुकान चलाना, यह साबित करता था कि वो बेहद शक्तिशाली भी है। मून के दिमाग में ख्याल आया, अगर मुझे कभी साम्राज्य से निकाल दिया गया तो ये औरत मेरी एक बढ़िया पार्टनर बन सकती है। दुकानदार ने कहा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मून ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, पॉइजन अच्छा हो तो इंतजार भी चलता है। उसी वक्त एक और ग्राहक दुकान में घुसा। मून ने जैसे ही उसकी ओर देखा, एक लड़की, और वो भी उसी पोषण की डिमांड कर रही थी। दुकानदार चौंकी, क्या बात है, आज तो पोषण सेलिब्रिटी हो गया। मून की भौहें सिकुड़ गईं। एक और इंसान, वही खतरनाक ड्रग, क्या इसका भी मकसद किसी को बेहोश करना है? उसका शक गहराता गया। पोषण आते ही मून चौंक गया, ये तो लाल रंग का है। अरे, मैंने तो कहा था बिना रंग वाला चाहिए। दुकानदार मुस्कुराए, घबराओ मत, ये वाइन में घोलने के लिए है, लाल रंग तो बस डिस्गाइज के लिए है। बिल्कुल गंधहीन है, और हां, सिर्फ एक बूंद हाथी को भी 4 घंटे तक सुला सकता है। मून के मुंह से निकल गया, क्या हाथी को? तुम मजाक कर रही हो? दुकानदार हंस पड़ी, अगर यकीन नहीं होता तो खुद टेस्ट कर लो, पर अगर तुम बेहोश हो गए तो बेबी सिटिंग चार्ज लगेगा, 5000 एमएल प्रति घंटा। मून कुछ बोलने ही वाला था, तभी वो लड़की बोल पड़ी, जरूरत नहीं, मुझे पता है ये काम करता है। दुकानदार ने सिर हिलाया, ठीक है, पर यह कोई आम नींद वाला ड्रिंक नहीं है, यह है नाच चोंग्स ड्रीम, एक मास्टरपीस, और इसकी कीमत 130,000 माइल्स। और हां, हमारे यहां बार्गेनिंग नहीं चलती, कार्ड दो या कैश, जो पसंद हो। मून कार्ड निकालने ही वाला था, तभी लड़की फिर बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं इसके बदले सूचना बेच सकती हूं। दुकानदार ने लड़की को गौर से देखा, जानकारी बेचोगी? सुनने में तो दिलचस्प है, लेकिन 30,000 माइल्स की जानकारी थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? लड़की ने एक कागज निकाला, मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। दुकानदार ने कागज लेकर पढ़ना शुरू किया। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ पल बाद उसने लंबी सांस ली और बोली, अगर ये सच है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, सच है या नहीं ये पता करना तुम्हारा काम है, ब्लैक मार्केट में काम करती हो, जांच पड़ताल तो तुम्हारी आदत में होगी। दुकानदार हंस पड़ी, बिल्कुल, वरना इस बाजार में एक दिन भी ना टिकती। उसने आखिरी बार कागज देखा, फिर उसे फोल्ड किया और कहा, ठीक है, जानकारी वाकई में 31,000 माइल्स के बराबर है। वो मुस्कुराई और लड़की की ओर पोषण बढ़ा दी, लो, अब ये तुम्हारा है। लड़की ने पोषण लिया और कहा, शुक्रिया। जैसे ही लड़की बाहर निकली, दुकानदार ने मून की ओर देखा, तो यंग मास्टर, आप कैसे पेमेंट करना चाहेंगे? मून की निगाह अभी भी उस लड़की पर थी। वो सोच रहा था, क्या थी वो, कौन सी जानकारी दी होगी? फिर भी उसने कार्ड निकाला और कहा, स्वाइप करो। पेमेंट प्रोसेस होते ही दुकानदार ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा वायल निकाला और कहा, यह बोनस है हमारी तरफ से, अगर दोनों को एक साथ इस्तेमाल करो तो असर दुगना होगा। मून ने दोनों पोषण को संभाल कर रखा, पर उसके अंदर सवाल उबलने लगा, आखिर लड़की ने ऐसा क्या दिया जिसकी कीमत इतनी भारी? उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि उसने क्या जानकारी दी? दुकानदार ने धीरे से मुस्कुराया, फिर अपनी उंगलियां उठाई। 9 उंगलियां। मून की भौहें चढ़ गईं। 90,000 एमिलीज? नहीं, दुकानदार हंस पड़ी, 9,900 माइल्स। मून के होश उड़ गए, भाड़ में गया ज्ञान, और वो भाग खड़ा हुआ। मून दौड़ता हुआ बाजार से निकला, मन ही मन बड़बड़ा रहा था,
उसने जानकारी ली और तुरंत बेचने लगी 7 गुना दाम पर। ब्लैक मार्केट तो असली लोभियों का अड्डा है। यहां वफादारी खरीदना असंभव है, बल्कि मौका मिलते ही ये लोग मुझे चूस लेंगे। उसने पोषण की बोतलें कस के पकड़ी। अगर मुझे भविष्य में मदद चाहिए तो किसी भरोसेमंद इंसान की ही जरूरत होगी। पीछे से दुकानदार की आवाज आई, गुड बाय यंग मास्टर, फिर आना, और हां, अगली बार और पैसे लेकर आना। मून भीड़ में गायब हो गया। दुकानदार मुस्कुराई, लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपना हुड हटाया, तेज चालाक आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक। उसके होंठ फुसफुसाए। कल है कैंपबेल फैमिली का कमिंग ऑफ एज समारोह, उसने कागज की किनारी छूते हुए कहा। मेरे सोर्स के अनुसार 3rd प्रिंसेस खुद शामिल होंगी। उसके चेहरे पर धीरे से एक शातिर मुस्कान फैल गई। राजघराने और सबसे शक्तिशाली परिवार एक साथ, ये राजनीति की शतरंज है। दोनों दुश्मनों को एक साथ हराकर मैं 2 पक्षियों को एक साथ मार डालूंगी। उसकी आंखों में लालच की झलक चमकी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, इससे मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगले दिन रात को कैंपबेल हवेली के भव्य हॉल्स अनगिनत झाड़फानूसों की रोशनी में दमक रहे थे। इस सम्राट सभा में मून और उसके पिता ग्रैंड ड्यूक खड़े थे। उनकी उपस्थिति खुद सम्मान का प्रतीक थी और उनकी बातचीत के दौरान आसपास के लोग उन्हें एक चुपके से नजरों से देख रहे थे। तभी एक अभिज्ञानी व्यक्ति उनके पास आया, सम्मानजनक झुका और अपनी औपचारिकता से उसे सलाम किया। उसके पास खड़ी एक युवा महिला थी। उसकी नाजुक काया एक सुंदर गाउन में लिपटी हुई थी, हल्के पेस्टल रंगों में। हालांकि उसका व्यक्तित्व शांति और संयम दिखा रहा था। उसकी मुद्रा में एक स्पष्ट तनाव था, जैसे वह बर्फ की परत पर चल रही हो। आपकी महामहिम, अभिज्ञानी ने ग्रैंड ड्यूक से संबोधित किया, कृपया मेरी तीसरी बेटी से मिलिए। लड़की ने एक गहरी सांस ली, स्पष्ट रूप से असहज थी। फिर उसने मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रही हूं ग्रैंड ड्यूक, उसने बमुश्किल कांपते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाईं, मून की नजरों से उसकी आंखें मिलीं और जैसे समय थम गया, उसकी पुतलियां फैल गईं, उसका श्वास असमान हो गया और एक अस्पष्ट भय उसके चेहरे पर झलकने लगा। मून को समझने का वक्त ही नहीं मिला, इससे पहले कि वह बैलेंस खोकर पीछे हटी और डर के मारे उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। मुझे माफ करें, उसने जल्दी से कहा, मेरी मां मुझे बुला रही हैं। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वह मुड़ी और भीड़ में गायब हो गई, गाउन के किनारे से लगभग फिसलते हुए। अभिज्ञानी हल्का सा हंसी हंसा और मून से फिर से माफी मांगते हुए झुका। मुझे खेद है युवा मास्टर मून, मेरी बेटी थोड़ी शर्मीली है और आपके जैसे सुंदर युवक को देखकर वह घबराकर भाग गई। मून ने अपनी बाहें क्रॉस की और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं सुंदर हूं और लड़कियां मेरे आसपास ऐसे ही प्रतिक्रिया करती हैं। हाथ से इशारा करते हुए उसने कहा, इन सबको दिल से मत लेना, तुम लोग अब आनंद से समारोह का मजा लो। अभिज्ञानी राहत की सांस लेते हुए सिर झुकाकर चला गया, लेकिन जैसे ही मून ने उसे जाते हुए देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी सोच में एक गहरी गंभीरता आ गई। यहां की हर लड़की मुझे देखकर एक जैसी ही घबराई हुई, डरपोक और असहज महसूस कर रही है, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है, मार्की हिल की बेटी केवल मेरे रूप से नहीं डर गई थी, वह मुझसे डर गई थी। उसकी आंखें बैलरूम में इधर उधर घूमने लगीं और उसने देखा कि जैसे ही उसकी आंखें किसी महिला पर टिकती, वे सब अपनी नजरें झुका लेती और आपस में फुसफुसाने लगती। उनकी आवाजों में एक अनजाना सा भय था। मैं केवल एक सामान्य अभिज्ञानी नहीं हूं, मैं एक पागल हूं, एक खलनायक, उच्च समाज का कलंक, मून ने अपनी जबड़े को कसते हुए कहा। और सबसे बुरा यह है कि मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता, क्योंकि इस शरीर का मूल मालिक पहले ही मेरी छवि खराब कर चुका था। तभी एक मजबूत हाथ उसके बालों में उलझ गया और उसके विचारों से उसे बाहर खींच लिया। इतना मत सोचो, उसके पिता की गहरी आवाज गूंजी। ग्रैंड ड्यूक, जो बगल में खड़े थे, अपनी आंखों में एक दुर्लभ गर्मजोशी के साथ नीचे देखकर बोले, तुमने आज बहुत अच्छा किया। पहले मुझे चिंता थी, लेकिन अब मैं सुनिश्चित हूं कि तुम इस समारोह के नायक हो। मून चौंका, उसके लिए अप्रत्याशित तारीफ थी। ध्यान रखना, आज के बाद तुम्हें अब एक लड़के के रूप में नहीं देखा जाएगा, तुम अब कैंपबेल परिवार के एक सच्चे पुरुष के रूप में पहचाने जाओगे। मून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, उसने गंभीरता से जवाब दिया। बस तभी एक अचानक घंटी की मधुर ध्वनि पूरे ग्रैंड हॉल में गूंज उठी। हर किसी का ध्यान उस आवाज की ओर खींच गया। फिर एक गंभीर श्रद्धा